छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं दर्शकों से यही बोलूँगा, अंशुल जी हमारे साथ हैं तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। काफ़ी सारे सवाल हमें मिल भी चुके हैं। तो सवाल दर्शकों के लेना फटाफट शुरू करते हैं। अंशुल भाई, पहले ये बताइए, आपके शादी कैसी रही सर, वो जहाँ फंक्शन में गए थे? अरे मेरी शादी नहीं थी सर, सर आपकी वो तो तलाक मुझे करवा पता है, रहा था। आपके तो इतने ज़्यादा तमन्ना मत पालिए सर। अब वो तो हम पूछेंगे भी नहीं, हमें पता है। मैं आपको तलाक करा दूं शादी के 9 साल बाद। नहीं सर, कोई शादी बहुत इंटेंशन बढ़िया नहीं थी। है। बताइए शादी सर। बहुत बढ़िया थी सर। शादी हम्म। बहुत बढ़िया थी। 4 दिन हीरा ठाकुर बन के लड़के वालों की सेवा कर रहे थे। बहुत बढ़िया। हीरा ठाकुर। दूरवंशम लाइव चल रही थी, हम ही लोग हीरा ठाकुर बने हुए थे। अच्छी बात है। चलिए, ये बहुत बढ़िया लगा। आज भी वो कल्चर जिंदा है, तो ये देख के बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि सूर्यवंशम वाला जो कल्चर है वो जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल आनंद जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि आईटीसी 430 की बाइंग है, कब प्रॉफिट बुक करूं? 403 की, माफ़ कीजिएगा, बाइंग है। कब प्रॉफिट बुक करूं? और फिर इनका सवाल ओसवाल सीट पर है, ये हम शरद सर से पूछ लेंगे। आईटीसी पर क्या करें सर? तो मेरे ख्याल से आईटीसी बुक करके निकल जाना चाहिए। मेरे को यहाँ से बहुत अपसाइड नहीं दिख रही है, मोमेंटम भी नहीं है स्टॉक में। गैप अप में खुल गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आईटीसी बुक कर लेना या एफएमसीजी पूरे स्टॉक्स बुक कर लेना ज्यादा बेटर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सवाल मिल चुके हैं। सीएट, ये हैं हंजला सिलिया जी। गुड मॉर्निंग हंजला जी। और सीएट 2600 के लिए हुए हैं, होल्ड करना है या सेल करना है? एक बार होल्ड कर सकते हैं सर, ऊपर में आपको कहीं भी 2950 मिलता है तो दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। निहारिका जी पूछ रही हैं, आईओसी 130 पर बाई किया हुआ है, पूरा मार्केट चला है मगर ये नहीं चलता। आप पीएसयू से सर नेगेटिव रहते हैं, इस पे पॉजिटिव क्यों हैं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट? मैडम देखिए, पीएसयूज पर नेगेटिव थे लेकिन इन पर पॉजिटिव थे। उसका रीज़न सर ने कई बार बताया, मैं बता देता हूं कि क्रूड ऑयल को लेकर सर नेगेटिव हैं, और क्रूड ऑयल का नेगेटिव आना इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अंशुल भाई, आईओसी उतना तेज़ी से नहीं चल रहा है, ये बात भी सही है। इसमें कुछ है, जोर लगाएगा ये शेयर? सर प्रॉब्लम ये है कि मानसिकता ट्रेडर की है और खरीदते इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, तो ये तो हमेशा आप इस परेशानी से हमेशा जूझते रहेंगे जब तक आप अपने आप को क्लियर नहीं कर लेते हैं कि मुझे करना क्या है। आईओसी इन्वेस्टमेंट के लिए था, धीरे धीरे ऊपर चलेगा। ट्रेडिंग के लिए अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन था, तो वहां पे अच्छा मोमेंटम आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। तो पहले अपने आप को एक डिसाइड कर लीजिए आप किस नाव पे बैठे हैं। दोनों नाव पे बैठेंगे, दोनों नाव अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, आप बीच में डूब जाएंगे। अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर ये रोज रोज के भाव देखना बंद कर दीजिए। क्रूड में गिरावट आ चुकी है, जैसे 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट मतलब 3 महीने में 1 क्वार्टर का रिजल्ट आता है, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना। जब 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे इनके फेवर में आ जाएंगे तब स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। तो 6 महीने का अगर वेट नहीं है, 6 दिन के लिए ले रहे हैं, तो फिर अदानी ग्रुप में जाना चाहिए था। पहले अपने आप को बहुत एक शांति से कोने में बैठ के पहले अपने आप से बात कर लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर हैं तो फिर ट्रेडिंग वाले स्टॉक मत लीजिए, ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक मत लीजिए। अगर अभी भी यहाँ से इन्वेस्टिंग करना ट्रेडिंग करना है तो अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जस्ट अबाउट ब्रेकआउट है, यहाँ से भी ठीक ठाक पैसा दे देंगे, स्विच कर लीजिए। अगर इन्वेस्टर है, 6 महीना 1 साल रख सकते हैं, तो आईओसी में बने रहिए। ठीक है। तो मैडम, ये थोड़ा इन्वेस्टिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग वाला नहीं है। तो कई बार इन्वेस्टिंग वाले क्या होते हैं कि वो एक मूव में आते हैं, उनके लिए कोई मार्केट का बहुत ज़्यादा मूव नहीं चाहिए होता। जब मार्केट गिर रहा था तो ये उतने गिर भी तो नहीं रहे थे ना, ये भी आप देखिए। तो ये कुछ थ्योरीज होती हैं जो कि डीप में हम कभी बैठ कर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये मान लीजिए। देवाशीष रावत जी का सवाल है मैनकाइंड फार्मा पर। इनके पास 2478 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पूछ रहे हैं कि कुछ और बाय कर सकता हूं या होल्ड करना पड़ेगा इनको? कितने का लिया सर? 2478, 2478। लगभग रेट पे ही है, ऊपर में आपको कहीं भी 2550 मिल सकता है। 2550 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। अंबर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग अंबर जी। एनएचपीसी 1 साल के लिए एंट्री लेना चाहिए क्या?
सर मेरे लिए ये सब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी लिस्ट में नहीं है। 88.92 तक पुल बैक आ सकता है। उस जोन में अगर रिजेक्शन बना तो वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 88.92 के अराउंड दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। फिनोलेक्स केबल पर आशिफ पटेल जी पूछ रहे हैं 928 के लिए हुए हैं, क्या करें? तो इसमें 1060 तक एक शार्प बाउंस आ सकता है, अगर है तो रखिए, नहीं है तो एक बार 820 के स्टॉप लॉस से छोटी क्वांटिटी लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आरपो ट्रेडर जी, ये पूछ रहे हैं ITTF लेना सही होगा क्या एज ए SIP फॉर 1 और 2 ईयर? तो स्टॉक का नाम? IT IT इंडेक्स की जो ETF है, आई ये पूछ रहे हैं। CNX IT, हाँ बिल्कुल CNX IT ले सकते हैं सर। कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इस बहस में पढ़ने से अच्छा है CNX IT लेके बैठ जाइए। 31,320 का मेजर सपोर्ट टेस्ट हुआ है, बाउंस बैक में 35,600 तक जा सकता है। तो CNX IT का ETF लेते हैं तो ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने गजानन जाधव जी, उन्होंने सवाल पूछा था अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पर फ्राइडे को सुपर चैट पर। सर मुझे बिल्कुल ध्यान है, लेकिन उस समय हम ये वो सेशन ओवर हो गया था और मुझे दूसरे सेशन पर स्विच करना पड़ा था। तो मैं आज आपका सवाल ले लेता हूँ। अंशुल भाई, इन्होंने 977 रुपये के भाव के लिए हुए हैं, 77 शेयर हैं, अभी क्या करना है इनको? पुल बैक दिख रहा है सर, 1010 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 1100 1150 तक पुल बैक कर सकता है, बट एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, मोमेंटम नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं छड़ना पसंद करूंगा, बट अगर किसी को करना ही है तो 1010 निकलने के बाद आ, थोड़ा सा पुल बैक ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद आरिफ साहब, ये पूछ रहे हैं सर NTPC ग्रीन इन्होंने लिए हुए हैं 97.33 के और नाल्को लिए हुए हैं 154 रुपये के। 3 महीने का व्यू जानना चाहते हैं, क्या करें? TBC ग्रीन 111.50 तक आ सकता है 2 से 3 महीने में। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वही IPO लो था। अगर रिक्लेम हुआ तो स्टॉक चल सकता है, बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि ये चलेगा। और नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम? काफी बीटन डाउन है सर। यहाँ से अगर इन्वेस्टर हैं तो 140 का सपोर्ट जोन टेस्ट हो चुका है। 250 पे जब हमने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी, वहां से 150 लग रहा था, 140, और वहीं पे आके अब बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट कीजिए, वापस से 180 और उसके बाद फिर नया ऑल टाइम हाई मिल सकता है। ठीक है। रहमत साहब पूछ रहे हैं मद्रास फर्टिलाइजर 110 के लिए हुए हैं, क्या करें? लॉस बुक करना पड़ेगा या होल्ड कर लें? मदर्स फर्टिलाइजर अभी एक बार बाउंस बैक के लिए बाइंग अच्छी दिख रही है सर, 92 तक आ सकता है। किसी को फ्रेश बाई करना है तो छोटी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं, क्योंकि 50 मंथ मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ से कहीं भी 72 का स्टॉप लॉस लेके अगर बाई करते हैं तो एक बार 92 तक मिल सकता है। ठीक है। मिताली बर्मन जी पूछ रही हैं डोनियर इंडस्ट्रीज, इनके पास 132 रुपये की प्राइस के पड़े हुए हैं, क्या करें ये? डॉनियर में 140 तक बाउंस बैक आ सकता है सर, एक बार होल्ड करना चाहिए। 140 के राउंड दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। हर्षित चौहान जी पूछ रहे हैं, अरे जबलपुर से हैं ये तो, अंशुल भाई आप ही के वहाँ से हैं। अंशुल भैया MTAR टेक इन्होंने लिए हुए हैं 1850 के, आप जानते हो क्या अंशुल जी ने? नहीं सर, अच्छा, आप ही के माध्यम से जो भी जान पहचान। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपको ढूंढते हुए आए हैं, जबलपुर से ही हैं सर। MTAR टेक 1850 के लिए हुए हैं, के आसपास जब गिरा था तब आपसे फ्यूचरिस्टिक न्यूज़ है, मेरे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप लोगों से डेली सीखते हैं। वेरी नाइस। अंशुल भाई क्या करें इस शेयर पर? सर 1206 का स्विंग लो स्वीप हुआ है, तो लॉजिकल टारगेट 1510 का बनता है। तो 1510 तक जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। आशिफ पटेल जी पूछ रहे हैं BEML 3180 के लिए हुए हैं, क्या करना है? BEL में सर अब रेंज बाउंड एक्शन दिख रहा है मेरे को, 299 300 नहीं ऊपर नहीं में नहीं, 250। BEML अंशुल भाई, BEML भारत अर्थ मूवर तो 3180 वाला। BEML का 3116 तक बाउंस बैक आना था, 3116 तक बाउंस बैक आ गया है। यहाँ से अगर सस्टेन किया 3116 के ऊपर तो फिर थोड़ा सा और खिंच सकता है 3350 तक।
बट मेरे को काउंटर में बहुत कोई मूव नहीं दिख रही है। मैं बाउंस बैक भी प्ले करने के मूड में नहीं हूँ इस काउंटर में। ठीक है। जीत साहब हैं, ये पूछ रहे हैं, जय माता दी, बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू सर, एंड बोल रहे हैं कि सभी स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं क्या, हमारा प्राइस कब तक आएगा, प्लीज़ सजेस्ट करें। टीटागढ़ वैगन 1600 के लिए हुए हैं, टेक्स रेल 275 के, JWL 650 के, कोचिन शिपयार्ड 2100 के। अंशुल भाई, कोई है काउंटर आपको लगता है कि किसी में एवरेज कर सकते हैं क्या? तो JWL में एक बार कर सकते हैं, 445 तक आते हुए दिख रहा है। बाकी कोई भी काउंटर में, बाकी सब काउंटर में हल्का सा बाउंस बैक दिख रहा है, टीटागढ़ में नहीं दिख रहा है। बाकी तीन काउंटर में हल्का सा बाउंस बैक दिख रहा है, जिसमें JWL में थोड़ी स्ट्रेंथ है, 445 जा सकता है। बट अगेन वीक काउंटर्स हैं, पुल बैक के बाद फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है। आ, बुधे बुधे दास जी हैं, VBL में क्या करें? BBL, हाँ जी, VBL, वरुण सर इसमें बेवरेजेस। जब तक 520 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार होल्ड कर सकते हैं। 50% चांस है कि 592 आ सकता है। बट ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली 520 तोड़ के नीचे आएगा, तो 520 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलस्पन कॉर्प पर नीरज यादव जी का सवाल है, क्या करें सर, रहें या निकल जाएं? सर वेलकॉर्प में थोड़ा सा अभी मार्केट वॉलेटिलिटी में ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया था। कुछ समय लगा के ये 824 रिक्लेम करेगा, जब रिक्लेम कर लेगा उसके बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है, लेकिन 824 रिक्लेम करने में थोड़ी सी इसको टाइम और स्ट्रेंथ लगेगा। जब भी रिक्लेम होगा तब मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IRCTC, दीपक मनोज जी का सवाल है, 1200 शेयर हैं, 1025 की एवरेज के, अभी क्या करें सर? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। IRCTC 1025 के लिए हुए हैं इन्होंने। एवरेज करना चाहिए सर, एवरेज करना चाहिए। IRCTC एवरेज इस हिसाब से कीजिए कि 859 आते आते आप प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि 859 आते हुए दिख रहा है, 758 निकलेगा, 859 तक टेस्ट करेगा। इस हिसाब से एवरेज कीजिए कि 859 में या तो ब्रेक इवन मिल जाए या कुछ प्रॉफिट लेके आप बाहर हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है के पोरवाल जी का। विवेक जी, प्लीज़ गिव एक्सपर्ट एडवाइस फॉर PTC इंडिया फाइनेंशियल, बाइंग एवरेज है इनका 16 रुपये। PTC फाइनेंशियल आज काफ़ी दिनों बाद आया ये सवाल, PFS के नाम से कोड हुआ करता था इसका। 32 रुपये चल रहा है, ये तो बढ़िया है, इनका 16 रुपये का लिया हुआ डबल चल रहा है। अंशुल भाई क्या करना है? सर ऊपर में बाइंग क्लाइमेक्स 65 रुपए पे किया था, शार्प ड्रॉप थी 32 रुपए पे। उसके बाद से एक रेंज बनी हुई है 32 रुपए 61 रुपए। प्रोबेबली लोअर एंड ऑफ द रेंज है, किसी भी दिन अगर 34 रुपए के ऊपर निकला तो एक बाउंस बैक आपको 45 तक मिल सकता है। फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज में है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं, एक हमारे दर्शक हैं, फैन ऑफ अंशुल जैन, इस नाम से आईडी बना लिया, अरे वाह अंशुल जी, मुबारक हो, ये तो आईडी इस नाम से बना लिया इन्होंने, फैन ऑफ अंशुल जैन, वाह। पूछ रहे हैं कि सर MRF सेल करके रिलायंस में एंट्री ले सकता हूं क्या, 7000 का प्रॉफिट हो रहा है MRF में। सर रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये टायर शेयर जितनी पिटाई हुई है इनकी अंशुल भाई, क्रूड ऑयल के गिरने से इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है थोड़ी सी, तो इनको बेनिफिट मिलता है, लग रहा बाउंस बैक नहीं लेंगे। सर 1.5 लाख पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तो अब मेरे को डाउनफॉल भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी रेंज में फंस सकता है 1 लाख 1,32,000 की। बहुत ग्रोथ फेज खत्म हो चुका है स्टॉक का। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक लेलैंड पर रीना परमार जी पूछ रही हैं, 211 के लिए हैं, क्या करें? अशोक लीलैंड पुल बैक में 228 मिलेगा, वहां पे या तो सवाल पूछ लीजिएगा या प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, मोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं, HCL टेक में क्या करना है सर, 1400 के लिए हुए हैं, आप उस दिन बुलिश भी थे सर। बाई करके चलिए, हाँ बाई करके चलिए, ऊपर में 1520 1570 ये रेंज मिल सकती है। ठीक है, विसल रूम के नाम से ही एक आईडी बना हुआ है। अंशुल साहब प्लीज़ बताएं कि आप किस टाइम फ्रेम पर चार्ट देखकर टारगेट बताते हैं, मुझे भी सीखना है।
सर मैं वीकली मंथली डेली इसके नीचे में जाता नहीं हूँ। ठीक है, मतलब आप इंट्राडे चार्ट नहीं देखते हैं। अनलेस बैंक निफ्टी निफ्टी करना हो तब 15 मिनट का देखते हैं, बाकी अच्छा, इक्विटी में तो कभी नहीं। ठीक है। विशाल जी पूछ रहे हैं, सर जुबिलेंट फार्मा 70 शेयर हैं 894 की प्राइस के, क्या करना है? सर इसमें ब्रेकआउट आया था 343 हफ्ते का, लेकिन उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं है और ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे ही चल रहा है, तो मैं स्टॉक को अभी अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। ये 1042 निकाल के स्ट्रेंथ प्रूव करेगा तो फिर मैं बाइंग के इंटरेस्ट में रहूंगा, और फार्मा के अभी दिन अच्छे दिख नहीं रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली मेरी अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा ये काउंटर। मेरे को कोई बड़ी मूव आते हुए नहीं दिख रही है। ठीक है। आज अंशुल भाई एरेडा के रिजल्ट हैं, क्या लग रहा, काउंटर पर मूव तो है थोड़ा सा? देखिए 154 के ऊपर टिक रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 181 रुपए का पहला टारगेट है, उसको टेस्ट कर लेगा, और 181 निकलता है तो फिर अपसाइड और टारगेट रिवाइज करेंगे। फिलहाल 181 187 ये रेंज पकड़ के चलिए। ठीक है। कोई स्टॉप लॉस भी अगर 154 के नीचे गया रिजल्ट की वजह से, तो एक बार शॉर्ट शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन से निकल जाए क्या? देखिए 154 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज करता है तो फिर हम्म। स्टॉक खराब होगा। खराब क्या होगा, वापस कंसोलिडेशन में चला जाएगा, तो हम्म। 154 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है। जिंदल वर्ल्ड वाइड, अमान जी का सवाल है, इसमें फ्रेश एंट्री किस लेवल पर करनी चाहिए? करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस 64 का क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए। 92 तक का टारगेट मिल सकता है। विशाल जी पूछें, जुबिलेंट फार्मा 894 की प्राइस पर है, क्या करें? जुबिलेंट फार्मा अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कोई बड़ी मूव नहीं दिख रही है, जब तक 1042 निकाल के सस्टेन नहीं करता है बहुत मुश्किल है कि कोई मूव बनेगा। काउंटर एकदम डेड कैटेगरी में दिख रहा है। ठीक है। कुछ एक सुपर चैट्स भी आ रहे हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं। रितेश सिंह जी का सवाल है, टाटा टेक का 613 पर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए सर। टाटा टेक में बाउंस बैक बन रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज 708 709 तक तो आराम से बन जाएगा, बल्कि अगर स्ट्रेच करता है तो 728 तक भी आ सकता है। ठीक है। मनीषा साहू जी का सवाल है, गेल में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? गेल, हाँ। गेल करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। 177 रुपए निकाला, 186 70 तक जा सकता है, और 187 निकलने के बाद 203 तक अप मूव आ जाएगा। साईं प्रवीण जी ने सुपर चैट पर केवल एक चीज़ भेजी है, बधाई। वो बोल रहे हैं, अंशुल सर थैंक्स गॉड, थैंक्स आपका और गुड प्रॉफिट इन योर स्टॉक्स। तो अंशुल जी बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, और दर्शक आपको काफ़ी सराह रहे हैं कि आपकी जो कॉल्स में पैसा कमाया उन्होंने। साईं प्रवीण जी हमारे काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं और डेली सुपर चैट पर सवाल ज़रूर भेजते हैं। मिस्टर फनी के नाम से एक आईडी बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं मैक्स हेल्थ एक 1107 के लिए हुए हैं, क्या करना है? थोड़ा सा वीक लग रहा है सर स्टॉक, अगर मार्केट में ऐसे हल्का भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो इस काउंटर में 1000 तक की डाउन मूव आ सकती है, 1990 तक की। फिलहाल होल्ड कीजिए, 1065 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। 1000 और 936 ये दो टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है। ईश्वर चरण जी का सवाल है, पीसीजे 17 रुपये 20 पैसे के 500 शेयर लिए हुए हैं, 6 मंथ्स का टारगेट क्या होगा, आगे के शेयर प्राइस कितना इंक्रीज करेगा? देखिए 16 16.5 रुपए तक मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, वहां पे देखेंगे क्या करता है। फिलहाल के लिए 2 से 3 महीने का व्यू है, तो 16 16.5 तक का टारगेट पकड़ के चलिए। ठीक है। अर्जुन सिंह परमार जी का सवाल है, मान इंडस्ट्री में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? बाउंस बैक के लिए 326 तक प्ले करना है तो कर सकते हैं, बट वैसा स्ट्रक्चर या मूव नहीं है कि मैं बाई सजेस्ट करूं। ठीक है। विशाल जी पूछ रहे हैं, नहीं विशाल जी का सवाल तो हो गया। एसपी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वेप्सोल एनर्जी, इसको बाय कर सकते हैं क्या? ये अपर सर्किट लगा हुआ है क्या अंशुल भाई, 5% हाँ का? सर, अपर सर्किट 5% सर्किट वाला स्टॉक है। अच्छा, सर्किट खुले तो लेना है क्या? एक बार के लिए बाउंस बैक में 1590 तक जाते हुए दिख रहा है, बट उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, क्योंकि अपर सर्किट मारते हुए गया और ले नहीं पाएंगे, और लेने के बाद अगर लोअर मारने लगा तो निकल नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के मूड में हूँ। ठीक है। लैंडमार्क ग्वालियर के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इनके दो सर बड़े अच्छे एक स्टॉक डिस्कस किए थे फ्राइडे को, टी ए
RIL। हाँ हाँ, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। हाँ, आज भी सर्किट में है। मतलब जा रहा है अपना 640 का जो टारगेट डिस्कस किया था उस तरफ बढ़ रहा है। अरे वाह, ऊपर वेरी सर्किट है नाइस। लेकिन वॉल्यूम अच्छा है। वॉल्यूम आज भी 1.2 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है। आज 2.5 मिलियन का काम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अपर सर्किट में एक्यूमुलेट तो हो रहा है स्टॉक। वेरी नाइस। लैंडमार्क ग्वालियर के नाम से आईडी बना हुआ है, HAL और कॉनकोर इन पर सवाल पूछ रहे हैं। HAL 4244 के लिए हैं और कंटेनर कॉर्प 928 के लिए हैं। अंशुल भाई, दोनों रिकवर, मतलब दोनों में कुछ प्रॉफिट बनेगा क्या इनका? सर HAL में बाइंग क्लाइमेक्स भी हुआ, डाउन साइड में 46% करेक्ट भी हो गया। इस पूरे करेक्शन का 50% रिट्रेसमेंट 4340 भी हो गया। तो तीनों वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। अब साइडवेज जाएगा स्टॉक। तो मैं अब स्टॉक में किसी तरह का व्यू बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी दोनों साइड ऊपर नीचे रहेगी बट एक रेंज के अंदर रहेगी। प्रोबेबली रेंज 4450 और 3750 बननी चाहिए। बट अगर थोड़ी ऊपर नीचे भी होती है तो कर सकता है, क्योंकि जब भी इस तरीके की रेंज बनती है तो बहुत क्लियर आउटर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती है। बट हाँ, 4450 3750 फिलहाल बनती हुई दिख रही है इसमें। और दूसरा था कंटेनर कॉर्प। इसमें भी अंशुल सर भाई, ये बाइंग जितना करने के ग्लोबल बाद। ट्रेड रुकेगा, नहीं, मैं कंटेनर कॉर्प पे एक सवाल मेरा भी है कि अगर ग्लोबल ट्रेड रुकेगा तो कंटेनर कॉर्प की ग्रोथ कैसे आएगी? क्या लग रहा है कि वो चार्ट पे भी है, या सारा डैमेज डन हो चुका है? तो बाइंग क्लाइमैक्स के बाद 48% करेक्ट हुआ था और बाउंस बैक नहीं दिया है। तो एक बार बाउंस बैक 730 और 780 तक आ सकता है। बट सवाल ये है कि आ सकता है में क्या लॉन्ग करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन स्टॉक्स को जितना दूर हो जाएंगे इनसे, नए स्टॉक्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा, आपकी फाइनेंशियल शेयर के लिए। लेकिन अंशुल भाई, जितना मतलब ग्लोबल ट्रेड को लेके ये सारे लॉजिस्टिक्स के काउंटर काफ़ी बुरी तरह से पिटे थे, खासतौर से कंटेनर कॉर्प, क्योंकि अगर एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा कम होगा ट्रेड वॉर की सिचुएशन में, तो पिटाई होना लाजमी था। उस समय पिटा तो खैर पूरा मार्केट था, लेकिन ये भी अच्छे से पिटा। लग नहीं रहा कि डैमेज हो गया, मतलब पूरा हो गया काम, ठीक है? ऐसा थोड़ी नहीं है कि ट्रेड ही बंद हो जाएंगे। इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि ग्लोबल ट्रेड और ये सारी चीजें मतलब मैं समझ पाऊँ। मेरे को चार्ट समझ में आते हैं। चार्ट में नहीं मोमेंटम दिख रहा है। अगर चार्ट में मोमेंटम दिखेगा तो स्कैनर में और इन अपनी डेली की जो वॉच लिस्ट है उसमें आ ही जाएगा। जब आ जाएगा तब प्ले कर लेंगे। बट जिस आपका जितना बाइंग क्लाइमेक्स पे मैंने स्टडी की है, HL में देखिए 50% तक बाउंस बैक आ गया, उसके बाद साइडवेज हो गया। हो सकता है इसमें भी 50% तक बाउंस बैक आ जाए। 50% प्लेस्ड है 878 पे। तो अगर आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन आ भी गया तो क्या वो ट्रेडेबल मूव होगा? जवाब है ना। तो जहां पे क्लियर मूव नहीं है, क्लियर चार्ट क्लियर नहीं है, वहां पे जाके क्यों वहां सिर मारना? अगर जहाँ क्लियर है वहां पे आराम से पैसा बन रहा है। जैसे अदानी ग्रुप में 3 स्टॉक्स थे, तीनों में आपने कहीं भी बाई किया होता, आराम से पैसा बन रहा है। तो जहाँ चीजें इजी होती हैं, आराम से बन रही हैं, वहां प्ले करने में कौन सी दिक्कत है? क्यों इन सब हार्ड चार्ट्स में, जहाँ पे एक दिन में अप मूव एक दिन में डाउन मूव, चॉपीनेस अपसाइड आ रही है, उनमें प्ले क्यों ही करना है? मतलब पैसा कमाना अगर उद्देश्य है तो जहाँ इजी और क्लीन सेटअप है वहां काम करने में कौन सी दिक्कत है? डॉक्टर पर्ची पे थोड़ी लिख के दिया है कि जहाँ हार्ड सेटअप है वहीं पे पैसा कमाने से आपका बैंक एक्सेप्ट करेगा। ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है, वो नहीं पूछता कि आप हार्ड सेटअप ट्रेड करके लाए हो कि इजी सेटअप। उसको तो पैसे से मतलब है। गांधी आया वो जमा कर लेता है। तो मतलब पैसा कमाने से है तो इजी सेटअप पे कमाइए ना। अंशुल भाई, इन्होंने एक्चुअली 900 रुपये के लिए हुए हैं। अब मैं थोड़ा कंसोल करना चाह रहा था, लेकिन आपके ऑनेस्ट व्यू के सामने मैंने सोचा चलो आपको कुछ लालच दूँ, कुछ पॉजिटिव बातें बताऊं। लेकिन आपकी अच्छी बात भी यही है कि आप किसी लालच में नहीं आते, आपका जो व्यू है वो बदलता नहीं है। मैंने सोचा था बदलने की, कि कुछ आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, एक आप टफ डॉक्टर की तरह ना ट्रीट करें पेशेंट को। लेकिन ठीक है, पेशेंट की जो डेस्टिनी है, जो उनके लिए बताया आपने, जो लगता है आपको वो आपने बताया। अरमान अली जी हैं, वो पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, जो आप बोले कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस, में आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे सगे बड़े पापा, पापा 4 भाई हैं। ये तीसरे नंबर के दूसरे नंबर के थे। उनको पैर में गैंग्रीन हो गया, शुगर थी। अब
डॉक्टर बोल रहा था कि पंजे से पाँव काट दो जिंदा रह जाओगे, अब वो जिद पे अड़े थे कि नहीं अंगूठा काटो, फिर जरूरत होगी तो और काटेंगे। अब डॉक्टर की और इस मतलब बड़े पापा की लड़ाई में अंत में हुआ ये कि ऑपरेशन के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। 2008 में वो चले गए, जबकि डॉक्टर क्लियरली बोल रहा था कि अगर पंजे से काट देते तो ये कम से कम 15 साल और जीते। तो अब वही होता है ना कि कभी कभी हार्ड डिसीजन ले लेना ज्यादा अच्छा होता है, आप लंबा जी जाते हैं। तो इट इज बेटर टू टेक ए हार्ड डिसीजन जब लॉस छोटा हो रहा है। फर्स्ट लॉस इज ऑलवेज ए स्मॉल लॉस, जितनी जल्दी बुक कर लेंगे उतने कम लॉस में रहेंगे। पूरे लाइफ में भी वही चीज है, मार्केट में भी वही चीज है। पहला लॉस ले लीजिए, दर्द ज्यादा होगा, लॉस छोटा होगा। जितना आप रुकेंगे उतना दर्द भी बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा। दैट बीइंग सेड, टाटा मोटर्स में एक बाउंस बैक जरूर दिख रहा है 659, और वो निकलता है तो 771 तक। बट बाउंस बैक अगर प्ले करना है तो मारुति ज्यादा बेटर लग रहा है। 15,000 सॉरी 12,500 तक का अपमूव आ सकता है, तो आउट ऑफ द टू मारुति ज्यादा बेटर लग रहा है। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ अंशुल भाई कि ठीक है, जब हम रोगी होते हैं और उस तरह के डॉक्टर को डिसीजन लेने होते हैं तो ऑफ कोर्स ये मान लेना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स में ना लोगों को आप तो चलो एक्सपर्ट हो, तो आप क्या करोगे, एक से निकल के दूसरे सही स्टॉक में कूद जाओगे। लेकिन लोगों के साथ ये समस्या आती है, लोग बोलते हैं, हमें कंप्लेंट करते हैं, सर निकल तो गए, अब दूसरे वाले में सही में एंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अब स्टॉक ले लिया कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईओसी ले लिया, गेल ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कई बार कि कोई ख़राब खबर आ गई, अब आप तो स्क्रीन पर हो नहीं उस दिन या उस समय पर, अब वो डिसीजन लेना बड़ा टफ हो जाता है कि अब क्या करें। अब अंशुल जी मिलेंगे हमें अगले दिन 11 बजे या 1 बजे के शो में, तो उस समय तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सारा कार्नेज वाला होता है। तो इसमें कई बार इन्वेस्टर फंस जाते हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा ध्यान से सुनिए और लेवल को एक पेपर में नोट करके रखिए। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि सुन लिया कि दिमाग में रह जाएगा, जब उस समय जब मेन जरूरत होती है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा नोट करके रखना चाहिए चीजें। आप देखिए, इतना समय हो गया उसके बाद भी हम लोग, ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम, इस तरीके से हम लोग डायरी बना के रखते हैं। तो हमें हर चीज नोट किया हुआ रहता है कि कहाँ क्या लेवल है। आप देखिए मेरे लेवल कभी बदलते नहीं है। एक चीज आप कभी ट्राई कर लीजिएगा, आप कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट से एक शेयर पे सवाल पूछिए, आधा घंटे बाद दोबारा सवाल पूछिए। मैं नहीं बोल रहा लेवल बहुत अंतर मिलेगा, लेकिन रुपए 2 रुपए से आपको लेवल का अंतर मिल जाएगा। क्योंकि लोग मार्क करके नहीं रखते हैं, एक रेंज आ गई कि हाँ ऊपर में 100 रुपए के पास रेजिस्टेंस है, तो एक बार 99.50 बोल दिया, एक बार 100 रुपए 50 पैसे बोल दिया। अब होता क्या है, सुनने वाले को लगता है कि ये बार बार लेवल बदल रहे हैं, जबकि कोई भी लेवल ग्लास की तरह नहीं होता कि लगा और टूट गया, वो स्प्रिंग की तरह होता है, थोड़ा नीचे भी खिंच सकता है। तो कई बार 100 का रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आदमी 99 बता देता है या 101 बता देता है। उसके विपरीत मेरी आदत क्या है, नोट करके रखने की। मैं चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के छोड़ देता हूँ। आप 3 महीने बाद भी मुझसे सवाल पूछेंगे, अगर वो पैटर्न उसी तरीके से चल रहा है तो आपको एग्जैक्टली रुपए पैसे में भी वही लेवल मिलेगा। तो ये एक चीज जब तक सुधारेंगे नहीं, टेक्निकल एनालिस्ट कम्युनिटी अपने को नहीं सुधारती है और जो सुन रहा है वो ये चीज नोट करना नहीं स्टार्ट करता है, तब तक आपको परेशानी बनी ही रहेगी। क्योंकि चार्ट में रोज नया डेटा ऐड होता है, रोज आपका कुछ ना कुछ व्यू उस पे अपडेट होता जाता है। मैं नहीं कहूंगा चेंज हो जाता है, अपडेट होता जाता है। तो लेवल्स को बहुत प्रिसाइसली अगर पेपर में नोट करके आप रखते हैं, तो कल सुबह 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, आपके पास जेब में पेपर नोट करके रखा है, लेवल आ रहा है तो आपको क्या एक्ट करना है ये लिख के रखिए, लेवल नोट करके रखिए। और दूसरी चीज, किसी एक को फॉलो कीजिए। अगर आप 4 को फॉलो कर रहे हैं तो चारों के व्यू अलग होंगे। जिसने लार्ज कैप पढ़ा हुआ है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में पूछेंगे वो बाई ऑन डिप्स बोल देगा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बाई ऑन डिप्स आत्महत्या है, अपने पैसे की और अपनी दोनों की आत्महत्या है। बाई ऑन ब्रेकआउट लार्ज कैप में आत्महत्या है, वहां पे बाई ऑन ब्रेकआउट नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक डीप पुल बैक आता है। तो दोनों का एक अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हैं, मतलब दोनों का पैटर्न अलग तरीके का होता है, दोनों की वोलेटिलिटी अलग होती है, उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो पहले ये देख लीजिए कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, उसका एक्सपर्ट कौन है, उस हिसाब से किसी एक को फॉलो कीजिए। ठीक बात है। चलिए,
तो जो दर्शकों की सबसे बड़ी दुविधा होती है, और वो दर्शक हमसे पूछते हैं, कई बार हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि क्या करें यार, ऐसे टीवी पर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक गेस्ट को सुनिए, जो गेस्ट आपको पसंद आते हैं, फिर उनको फॉलो करिए। और ऐसा नहीं कि वो सवाल आप फिर 5 जगह पूछेंगे, 5 गेस्ट से पूछेंगे, 5 की अलग एडवाइस मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसीजन गलत होगा, पक्की बात है। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। नितलेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नितलेश जी, मैं दर्शकों के सवाल ले रहा था, तो मैं उस पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा, और काफ़ी कुछ ज्ञान की भी बातें हुई, आपको 2-3 मिनट वेट भी करना पड़ा इस चक्कर में। लेकिन आप शायद एक चीज़ से तो आप भी एग्री करते होंगे कि जो दर्शक किसी एक को फॉलो करेंगे तो शायद पैसा बना लें, अगर 5 को फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़न ही आता होगा सर दिमाग में। 5 किताबों से एक ही चैप्टर को पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, या चैप्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा? देखो सर के साथ मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मैं हमेशा मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जिसको भी फॉलो करना है एक को ही फॉलो करना है। वो मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभार क्लाइंट्स भी ऐसे कंफ्यूज होता है, कभी फंडामेंटल्स देख लिया, कभी गैन एनालिसिस देख लिया, कभी सेंटिमेंटल स्टडी देख लिया, कभी चार्ट्स देख लिया, कभी और कुछ देख लिया। तो वही चीजें है कि जो भी हमें फॉलो करना है एक ही चीज को क्या करें, फॉलो करें। अगर आप एक चीज को फॉलो करोगे तो बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो हर किसी का समय सेम नहीं रहता है कि साल के 4 महीने अगर किसी के खराब गए इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा एनालिस्ट है या फिर ये चीजें। उसने ओवरऑल जो परफॉर्म किया है वो आपको देखना क्या होता है, हमेशा जरूरी होता है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज को फॉलो करना पड़ेगा। भले वो चार्ट हो, भले वो एक्सपोर्ट हो, एक ही चीज को क्या करें, फॉलो करें। कुछ सवाल भी मिल रहे हैं सर, उन सवालों को भी लेते हुए चलते हैं। चंदन जी का सवाल है, वीएसटी इंडस्ट्री और एबी कैपिटल, इन पर न्यू एंट्री लगती है क्या 2 से 3 साल के लिए? नितलेश जी। देखो वीएसटी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज एक ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अभी कूल ऑफ हो रहा है। तो ब्रेकआउट का जो एक्चुअल लेवल था वो अभी है 280 से लेके 275 वाला लेवल। अगर किस कारण से रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ध्यान रखे, 270 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करे, फॉलो करे। ठीक है। और एबी कैपिटल में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? देखो एबी कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज मैं उसको भी देख रहा था, मोमेंटम है स्टॉक में। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। मैं आज का दिन वेट करूंगा स्टॉक में। अगर थोड़ा सा मेंटेन रहता है तो ही इसमें मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इस स्टॉक को क्या करूंगा, वेट करना पसंद करूंगा। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड। बिल्कुल। अंशुल जी अभी हमारे साथ 1 मिनट में फिर कनेक्ट होंगे। अगला सवाल है जितेंद्र बत्रा जी का। टीसीएस 3560 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने इन 2023। बोल रहे हैं कि सर किसी दूसरे सेक्टर में स्विच कर लूं क्या, सीडीएसएल बाय कर लूं क्या इन प्राइजेस पर? नितलेश जी एक चीज़ बताइए, अब टीसीएस 3560 के लिए इन्होंने मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई भी देखा होगा जब 2023 में इन्होंने बाय किया। मैं एक बार देख लेता हूँ टीसीएस का ऑल टाइम हाई। टीसीएस का ऑल टाइम हाई लगा है 6 सितंबर 2024 को 4588 रुपये। उनके 1000 रुपये से ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने शायद बुक नहीं किया। कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। और टीसीएस जैसे स्टॉक में ये सोचना कि लॉन्ग टर्म ख़राब तो नहीं है, तो हर आदमी यही सोचता है कि अच्छा ये टीसीएस का क्या है, टीसीएस तो आगे भी बहुत चलेगी, ये सोच आ जाती है सर जब शेयर भाग रहा होता है। अब वो सोच पड़ गई थोड़ा सा उल्टी, अब ये शेयर आ गया 3200 की रेंज में, अब इनकी बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया। अच्छा जब वो नीचे आता है ना सर, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी वर्क करती है। वो इस तरह से करती है, 4500 की चीज़ को मैं 4200 में क्यों बेचूंगा, दोबारा 4500 आएगा तो बेच दूंगा। फिर 3800 आ जाता है तो यार अब तो बेचना बनता ही नहीं है, अब तो मैं दूसरा थोड़ा सा और खरीद दूंगा। फिर 3500 आ जाता है, अरे ये तो मेरी बाइंग प्राइस पर आ गया। और 3200 आ जाता है तो आदमी पैनिक कर देता है कि मैंने गलत ही स्टॉक चुना हुआ है, जैसा कि सर की लैंग्वेज में भी लग रहा है। ये लैंग्वेज सही है टीसीएस के बारे में जो ये सोच रहे हैं, और वैसे इनका दूसरे स्टॉक का चयन भी सीडीएसएल है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर जाएं?
देखो मेरे हिसाब से आपने टीसीएस एक अच्छा काउंटर चुना है, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आईटी स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव किया है, और मुझे लग रहा है कि आज का जो हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हाई निकाल लेता है आईटी सेक्टर, तो एक चीज मानी जाएगी कि थोड़ा सा जो टेम्पररी बॉटम है वो बन चुका है। तो टीसीएस मेरे हिसाब से अभी के लिए, मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 3200 से लेके 3150 एक अच्छा खासा लेवल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाइंग वाला लेवल है तो बेचने की जरूरत नहीं। 3000 के नीचे अगर जाता है तो इसमें मैं क्या करूंगा, वीकनेस देखने को मिलेगी। दूसरा जो काउंटर है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल मुझे पहले भी पसंद आ रहा था, अभी भी पसंद है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। 1100 की लेवल की कुछ टाइम की पोजीशंस रह सकती है, लेकिन इस स्टॉक में अभी एक दिक्कत है। अगर हम लोग देखेंगे तो 1240 ये लेवल जो है वो काफी समय से, फरवरी से अभी ये एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। तो 1240 के ऊपर ये निकलता है तो ये एक मोमेंटम स्टॉक में प्ले हो सकता है। फिर ये स्टॉक धीरे धीरे करके 1380 1440 ये लेवल के लिए क्या होगा, तैयार होगा। तो दोनों स्टॉक मेरे लिए बाय है, लेकिन सीडीएसएल पे वेट कर रहा हूँ कि 1240 ये लेवल को क्या करे, ब्रेक करे। ठीक है। अगला सवाल है चंबल फर्टिलाइजर पर, पवन कुमार जी का। इस पे क्या करना है अंशुल भाई, क्या करें इसमें चंबल फर्टिलाइजर में? सर देखिए 9-10 अटेम्प्ट के बाद 546 का ब्रेकआउट था, वर्टिकल मूव आ गई। लास्ट वीक भी डिप अपन ने बाई रिकमेंड किया था 590-600 के अराउंड, वहां से भी 650 आ गया है, 647 चल रहा है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, मतलब पूरा नहीं करना चाहिए बट 50% निकल जाना चाहिए। बचा 25% 675 पे, उसके बाद जो 25% बचेगा वो 695-700 की रेंज में बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब जो बड़ा मोमेंटम था वो निकल गया, धीरे धीरे करके जाएगा 700 तक। वहां से हार्ड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद फिर बड़ा अप ट्रेंड बनेगा। तो इस लास्ट मूव में प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, जब बड़ा करेक्शन आएगा उसमें री एंटर कर लेंगे। तो आधा यहाँ बुक करना है, 25% 675 पे, 25% 695-700 की रेंज में, 100% प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर डिप्स पे बाई करेंगे। ठीक है। आशीष पाल जी पूछ रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म का कोई कितना टारगेट दे सकते हैं? 171 की बाइंग है। नितलेश जी। त्रिवेणी इंटरनेशनल पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में जो एक मोमेंटम आया है कंटिन्यूअसली लोअर लेवल से, अगर हम लोग देखेंगे तो 130 वाला जो मोमेंटम है वो 165 के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसको वेट करना पसंद करूंगा। 160 से लेके 168, ये जो 7 से लेके 8 पॉइंट का रेंज है, अगर ये रेंज को निकाल देता है तो ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा, तो मोमेंटम और हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बने रहे, मेरे हिसाब से 155 का एक ट्रेडिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये 167 168 ये लेवल को निकाल देता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 160 के आसपास लेके वेट करें। स्टॉक में पोटेंशियल टारगेट जो बन के आएंगे वो 185 के आसपास पहला टारगेट होगा, और उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू करने की कोशिश। ये अंशुल भाई जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे लेना चाहिए। 232 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से टारगेट बनता है 298 का, लेकिन 262 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 232 के ऊपर टिकता है तो 298 ही खुल रहा है। अगला सवाल है एल&टी फाइनेंस पर, चंदन जी का। ये पूछ रहे हैं इसमें क्या करें, 2 से 3 साल के लिए पूछ रहे हैं। अंशुल भाई ये मैं आप ही से ले लेता हूं, क्योंकि आप एल&टी फाइनेंस को काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और आप इसकी राय भी इसको काफ़ी क्लोजली देते हैं। क्या करें, 2 से 3 साल के लिए ले लेना? सर 2-3 साल के लिए तो आराम से आंख बंद करके ले लेना चाहिए, जब भी 190 195 निकलेगा बढ़िया टारगेट दे देगा। ठीक है। नितलेश सर, राम वर्मा जी का सवाल है तनेजा एरोस्पेस पर। इसमें इन्होंने 324 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, बेचें या होल्ड करें? देखिए स्टॉक सर्किट टू सर्किट वाला काउंटर है, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू देना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 270 के आसपास का। अदरवाइज स्टॉक में कुछ ये नहीं है व्यू देने के हिसाब से, सर्किट टू सर्किट चल रहा है अभी। तो 270 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए निकल जाए। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं बैंगलोर से, भारती देवी जी। ये बोल रही हैं कि सर बिग फैन ऑफ अंशुल सर, एंड एक्साइड का इनका बाय प्राइस है 419 रुपये का। प्लीज़ गाइड करें, क्या इसमें राय रहेगी आपकी?
सर मैंने एक्साइड सुना, जी, एक्साइड, एक्साइड, बिल्कुल। एक्साइड इंडस्ट्री। तेल लग रहा है सर, इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। फ्राइडे को ब्रेकआउट दे रहा था तो हमने बीटीएसटी दिया था। 75 मिनट के चार्ट पे कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था 373 के अराउंड, हम बीटीएसटी देके गए थे, तो क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ओवरऑल इस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट 427 का टारगेट खोल रहा है, तो मान के चलिए कि अगर 2 महीना देते हैं तो 427 तक के लेवल मिल सकते हैं। बट बाउंस बैक वाला काउंटर है, तो क्वांटिटी लेस देन 10% होनी चाहिए आपकी यूजुअल क्वांटिटी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रभात शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं केईआई इंडस्ट्री 2870 के लिए हुए हैं। नितलेश सर, इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा या होल्ड कर सकते हैं? केआई इंडस्ट्री, हाँ, बराबर। केईआई, केईआई। एआई की इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक गैप डाउन जो हमें देखने को मिला था 7 अप्रैल के आसपास, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम जो स्टॉक में वो गिरावट का थम चुका है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी निगेटिव साइड में ही है। तो एक चीज का ध्यान रखें, 2740 ये अगर लेवल को निकाल देता है तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि रिलीफ रैली में स्टॉक क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो 2740 अगर निकालता है तो पोजिशन को होल्ड करें, थोड़ा सा और एक स्ट्रेच मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से फिर से ये स्टॉक 2540 ये लेवल के नीचे जाता है तो वहां से पोजिशन को क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। भले ही स्टॉक के ऊपर अभी जो पैटर्न बना है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है राउंडिंग टॉप का, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार फेक ब्रेकआउट करके फिर से स्टॉक क्या कर रहा है, उन लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो 2740 को क्लोजली क्या करें, वॉच करें। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है मोनी दीपा भोवाल जी का। ये पूछ रही हैं, अंशुल जी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लार्ज कैप में 70% और मिड कैप में 30%। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतनी स्टडी तो इन्होंने कर ली है। सर, एक आम आदमी अगर इतनी स्टडी करता है, बहुत अच्छी बात लगती है। और बोल रहे हैं कि एफडी ब्रेक करके मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 12 से 20% प्रॉफिट के लिए। बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी इन्होंने एक्सपेक्ट किया है। अंशुल भाई, कोई वो नहीं कि मैं डबल देखना चाहता हूँ, 3 ट्रिपल देखना चाहता हूँ, और 1 से 2 साल का विजन है। सर, बहुत ही डिसेंट सवाल, बताइए अंशुल जी क्या करें? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इनका? सब 12 से 20%। 12 से 20। सर देखिए, दो चीज आपको इसका मैं 2 मिनट देंगे तो विस्तृत जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। अगर आपको 12 से 20% ही चाहिए है तो एफडी से निकालिए और एसआईपी कर लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप फंड में, आपको 17-18% दे देगा। आप अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन या आपका टारगेट म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट करना होना चाहिए, जो कि एवरेज आप पकड़ लीजिए कि 15-17%। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की एवरेज मिला लीजिए, 15% रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड देता है। तो अगर आप 25 और 30% या उससे ऊपर के ईयरली रिटर्न के लिए नहीं आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो फिर इतनी मेहनत करने का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए। दूसरा, अभी मिड कैप स्मॉल कैप का समय नहीं है, तो आप 100% पैसा जो है वो लार्ज कैप में डालिए। जब मिड कैप स्मॉल कैप का समय आएगा तब उस पैसे को मोर देन 70% कन्वर्ट कीजिएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। अगर आप डायरेक्ट मार्केट में आ रहे हैं तो ये 70-30 वाला सिस्टम जो है सुनने बोलने में और टीवी पे आके ज्ञान देने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? मार्केट सेगमेंट में चलता है। जब लार्ज कैप चलता है तो सिर्फ लार्ज कैप चलता है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलता है। तो आपका पूरा एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए। जब मिड कैप स्मॉल कैप चलता है तब आप डिफेंसिव नहीं होते हैं। जब इजी पिच आता है, बैटिंग वाला पिच आता है, तो बैट्समैन ये नहीं बोलता है कि 100 की स्ट्राइक से खेल लो, 100 बॉल पे 100 रन बना लो। तब तो ये होता है कि 20-30-40 बॉल खेलो और सेंचुरी मार के आगे बढ़ लो। जब टेस्ट मैच की विकेट आती है तो ये होता है कि भैया 100 बॉल में 40-50 रन भी बने हैं तो विकेट बचा रहना है। तो आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। ये स्टैंडर्ड थियरी बुक्स में पढ़ने में, टीवी में और बोलने सुनने, इन सब में अच्छा अंशुल लगता है। भाई, लेकिन एक चीज बताओ ना अंशुल भाई, एक चीज बताओ, 12 से 20% बेचारे वो बोल रहे हैं, और 2 स्टॉक बता दो यार। आपने पूरा बता दिया। 2 स्टॉक बता देते, 2 स्टॉक बता देते, इतना टफ कहाँ है आपके लिए? 15-20% का नहीं बताऊंगा मैं, मुझे आपको बताऊंगा तो ज्यादा 50% का बता दो स्टॉक, क्योंकि महाराज। वो तो अपनी एक्सपेक्टेशन कम बता रहे हैं। अगर आप ज्यादा कमवा दोगे, किसी कोई 100 रुपए मांग रहा है, आप 200 दे दोगे, तो सर वो 200 वापस थोड़ी ना देगा आपको, वो रख लेगा जेब में खुशी खुशी।
सर आप जहां जा रहे हैं ना, पहले एक्सपेक्टेशन सही रख के जाइए। आप अरे आए एकदम सही जगह हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कम है, उसको सुधार अच्छा रहा हूं मैं कम है कि सर, तो चालीस ज्यादा पचास करा परसेंट दो, की उनको कोई एक्सपेक्टेशन दिक्कत रखिए। नहीं है। वो बेचारे बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बड़ा डिसेंटली पूछा कि सर 12 से 20% तो मिल जाएगा, ज्यादा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। 12-20% की एक्सपेक्टेशन में क्या होगा सर, 20 से 22% होते ही ना, ये होगा कि अब निकल जाओ दूसरे में चले जाओ। तो आप लगाइए पहले 40 से 50% की एक्सपेक्टेशन। आधे में खरीदिए अदानी ग्रीन, आधे में 25% खरीदिए अदानी ग्रीन, 25% खरीदिए अदानी एनर्जी सोल्यूशन। ये आपको बड़ा अल्फा देगा। अब सेफ साइड बाकी 50% को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिटर्न बैलेंस करने के लिए आप जाइए गेल में, और आप जाइए जियो फाइनेंस में। ये चार स्टॉक 25-25% का लेके छोड़ दीजिए। आराम से ईयर एंड में 1-1.5 साल में आपका 40% से ऑन एन एवरेज रिटर्न बन हाँ, जाएगा। अब आया ना 15% मजा, 16% अब आया ये तो मजा म्यूचुअल अंशुल फंड। भाई, ये आंसर में सुनने में अब मजा आया। वो ठीक है यार, ज्यादा मिल जाएगा, कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है। और 12 से 20% उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव एक बोला, 1 से 2 साल के लिए। सर आपको उत्तर मिल गया होगा, बहुत सारे दर्शकों को भी उत्तर मिल गया होगा। कुछ एक सवाल हैं जो कि फटाफट से मैं सुपर चैट पर ले लेता हूं। मयंक सिंह जी का सवाल है, टीटागढ़ से एग्जिट करना है, 1120 का बाय किया हुआ है, और इस अमाउंट का लॉस रिकवर के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? नितेश जी कहाँ करें इन्वेस्ट, या निकलना ही पड़ेगा टीटागढ़ से? लेकिन टीटागढ़ से एक चीज देखिए, 800 रुपए के ऊपर मेंटेन होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो अभी ये जो लेवल है, आपने इतना पेन देख लिया है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल एग्जिट का नहीं है। थोड़ा सा और देख लीजिए, जो रिसेंट अभी ये जो लो लगे थे 750 के आसपास के, वही स्टॉप लॉस को क्या करे, होल्ड करे। और किसी अगर दूसरी जगह पे जाना है, तो मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, एक क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। मैंने रिकमेंड किया हुआ है क्लाइंट को 58 से लेके 60 ये जोन में। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा वीकली चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, उस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैंने जो टारगेट सजेस्ट किए, पहला जो टारगेट है वो तकरीबन 71-72 के हिसाब से, और जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 85 रुपीज का टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है। अगला सवाल है अंकित सिंह जी का, ये पूछ रहे हैं, अंशुल सर सियाराम सिल्क के शेयर में क्या करें, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? ये आराम से सर, यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक दिख रहा है, बेहतरीन बाउंस बैक बन सकता है 820 रुपए तक। तो किसी को लॉन्ग प्ले करना है तो यहाँ पे लॉन्ग प्ले कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 685 का, और ऊपर टारगेट लगा लिए 821 रुपए 95 पैसे का। ये आपको बाउंस बैक में टारगेट मिल जाएगा। फिर एक्स्ट्रा प्लेट मत कीजिएगा, 821-95 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्वाति जैन जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 152 रुपए के लिए हुए हैं, नितेश सर क्या करना है? देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि नीचे अगर मिलता है 105 107 के आसपास, वहां पे लेना चाहिए। भी एक रेजिस्टेंस है 127, इसको मैं आज भी चार्ट को देख रहा था। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 127 128 ही निकल रहा है। तो अगर ये निकाल देता है, थोड़ा सा पोटेंशियल मोमेंटम क्या होगा, इस स्टॉक में वापस आ सकता है। चाहिए तो आप 127 निकलने के बाद 122 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा चाहिए तो एवरेज कर सकते हैं पोजीशंस को। और पहला जो टारगेट होगा वो 142 145 ये लेवल क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 122 के नीचे अगर ये फिर से ट्रेड करता है 127 का ब्रेकआउट देने के बाद, तो थोड़ा सा स्टॉक में क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है।